हेलो एवरीवन, मैं विशाल एक बार फिर इकोनॉमिक की सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में बात की थी, टर्म्स एंड कंडीशंस देखी थी, बैंकिंग के बारे में देखा, आरबीआई के बारे में देखा, सीआरआर के बारे में देखा, आरआर के बारे में देखा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इसके अलावा उस चीज़ से आगे आते हुए आज अपना टॉपिक रहेगा बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो सो बेसिकली इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। मिशन इंद्रधनुष के तहत पीजे नायक समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। तो इसकी जो समिति थी सिफारिश वाली, याद रखिएगा, पीजे नायक समिति। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। इसके अलावा जो बैंक बोर्ड ब्यूरो था, इसका कार्य क्या था? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक थे उसमें उच्च पदों पे नियुक्तियों का कार्य करता था। सो बेसिकली ये इसका कार्य था। ये एक 7 सदस्यीय बोर्ड था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे विनोद राय जी। तो ये डिटेल्स आपको कंफर्म हुई। एक बार मैं फिर आपको ये बता देता हूँ। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो स्थापना हुई थी 2016 में। सिफारिश मिशन इंद्रधनुष पीजे नायक समिति द्वारा। कार्य क्या था? जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें उच्च पदों पर नियुक्ति करना। और ये 7 सदस्यीय बोर्ड था। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विनोद राय। गॉट इट? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है नेशनल कंपनी फॉर लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये कंपनी एक्ट 2013 में इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया और यह संस्था दिवालिया कंपनियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। अगर कोई एक्स नाम की कंपनी है, वो दिवालिया हो गई, ठीक है, और उसके कारण जो बैंकों को नुकसान हुआ है, ठीक है, बैंकों की अल्टीमेटली अपना ही पब्लिक का ही पैसा होता है वो, ठीक है, तो जो भी नुकसान हुआ है, तो जब उस पर कोई सुनवाई हो रही होगी, सो ये सुनवाई कौन करेगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, यहाँ पे दिवालिया कंपनियों से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है। इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? दिल्ली में। और इसकी 16 अन्य खंडपीठ है, जिसमें से एक जयपुर में भी स्थापित है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, दिवाला एंड शोधन अक्षमता संहिता। 1 करोड़ से अधिक के मामले पर यह लागू होता है। निश्चित समयावधि पर ऋण न चुकाने पर बैंक द्वारा 10 दिन में नोटिस जारी किया जाता है। आज कोई सपोज करते हैं कोई एबीसी नाम की कंपनी है, ठीक है, उसने लोन लिया 1 तारीख को, वो बोला मैं 30 तारीख तक चुका दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर ये इसने 30 तारीख का कहा और इसने एक सपोज 10 करोड़ का लोन लिया है और इसने 30 तारीख तक नहीं चुकाया, ठीक है, तो क्या होगा? बैंक इसको एक नोटिस जारी कर देगी कि अगली 10 तारीख तक, 30 तारीख तक नहीं चुकाया, अगली 10 दिन का एक और नोटिस पीरियड दे देगी। अगर ये उसमें भी ये काम नहीं करता, पैसे वापस नहीं चुकाता, तो फिर क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लगाया जाता है उस पर और इसके तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। समझ आया? ठीक है। यदि नोटिस का संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं आता तो बैंक आईपीसी लागू करने के लिए डीआरटी एंड एनसीआरटी में आवेदन करता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। जो ये डीआरटी और को है, 14 दिन में आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करना होगा कि वो इस पे कार्य कर रहे हैं, इस पे कोई एक्शन ले रहे या नहीं ले रहे, वो उनको 14 दिन के अंदर ही बताना पड़ता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। स्वीकृत होने के पश्चात बैंक द्वारा 2 कार्य किए जाते हैं। अगर सपोज स्वीकृत कर लिया उन्होंने, ठीक है, अगर स्वीकृत कर लिया तो 2 कार्य करेंगे। पहला, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है, एक ऋणदाताओं की समिति बनाई जाएगी जो 180 दिनों में ऋण पुनर्गठन योजना बनाएंगे। ठीक है, और विशेष परिस्थितियां अगर कोई हो गई तो 90 दिनों के अंदर बनाएंगे। और दूसरा काम करेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ऋण वसूली तक कंपनी के संचालन पर निगरानी रखना। ठीक है, सो इसमें 2 काम कर दिए। एक तो कमेटी बना दी, ठीक है, कमेटी बना दी क्रेडिटर्स की। इसके अलावा एक क्या कर दिया, अपन कह सकते हैं निगरानी रख लिया, एज ए सिक्योरिटी रख दी। ठीक है, अब कंपनी की सारी गतिविधियों पे वो नज़र रखेंगे। तो अल्टीमेटली अपन ये कह सकते हैं कि ये कंपनी को जो कंपनी का मेन मोटा काम काज है वो अपने अंडर में एक बार ले लेते हैं जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ठीक है, इसके अलावा अपन फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं यदि कोई विलफुल डिफॉल्टर पाया जाता है तो उसे 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, ये विलफुल डिफॉल्टर क्या है? ये
विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या है? देखिए, मेरे पास मैंने 100 रुपये का लोन लिया, ठीक है, मुझे 120 रुपये ब्याज सहित चुकाना है, ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है, मैं डिफ़ॉल्टर हो गया, मैं दिवालिया हो गया, ठीक है, लेकिन मेरी कंपनी भी प्रॉफिट में है, मेरे पास पैसे भी आ रहे हैं और अच्छे खासा मैं इनकम कर रहा हूँ। सो उसका मतलब क्या होता है, कोई इंसान जानबूझकर खुद को डिफ़ॉल्टर दिखाता है, ठीक है, और जब इस एक्ट के तहत जांच की जाती है, तो अगर जांच में ये पाया गया कि वो जानबूझकर ये दिखावा कर रहा था, तो उसको 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। समझ आया? सो ये इसलिए रहता है ताकि बैंकों के साथ धोखाधड़ी कम हो। इसके अलावा इसके 4 पिलर्स देखे गए हैं: DRT, NCLT, COC और IP। DRT और अपन ने जो अपने लास्ट लेक्चर था उसमें भी देखा, जहाँ पे DRT का मतलब था डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, और NCLT का मतलब क्या था? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो 2013 के एक्ट के तहत आया था, ठीक है। COC क्या होता है? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है, और IP मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ठीक है। सो ये इसके 4 पिलर हैं। अब अपन आगे चलते हैं। सेक्रेटिज्म एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, सारफेसी एक्ट। आपने नाम सुना होगा इसका, सारफेसी एक्ट, अगर आप थोड़ा बहुत फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं तो, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, यदि कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, और इंटरेस्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, आपने अगर लोन लिया है और आपने ना मूलधन दिया है और ना ही ब्याज दिया है, दोनों में से कुछ भी नहीं दिया, तो 60 दिनों के पश्चात जो भी आपने गिरवी परिसंपत्तियाँ रखी हुई है, ठीक है, उसको नीलाम कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आपने 100 रुपये का लोन लिया और आपने 100 के बदले सपोज कोई 100 रुपये की कोई चीज़ रख दी, या अपन ने देखा था डिमांड एंड सप्लाई का, कल अपन ने देखा था इन्फ्लेशन का, कभी कुछ कम चीज़ गिरवी रखवा सकते हैं, कभी ज़्यादा। सो उसके अकॉर्डिंग अपन ये मान लेते हैं, एक बार 100 के लिए अपन ने कुछ 100 की रेट की कोई चीज़ रख दी गिरवी। अब इस 100 पर उसने ना तो इंटरेस्ट दिया है, ना ये 100 रुपये का प्रिंसिपल वापस दिया है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उसने जो भी सामान गिरवी रखा है, ठीक है, उसकी नीलामी कर दी जाएगी बैंकों द्वारा। समझ आया? ठीक है। अब बस अपन इसमें आगे चलेंगे, आगे इसमें और बात करेंगे। तो ये सारफेसी एक्ट था, आप याद रखिएगा 2002 में आया था ये, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना डीप नहीं आएगा, लेकिन सीधा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सारफेसी एक्ट कब आया या सारफेसी एक्ट क्या है, ठीक है। इसके बाद आता है त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क, प्रेम्प्ट करेक्शन एक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। ये 2002 में RBI ने PCA फ्रेमवर्क की अवधारणा दी थी। सो PCA फ्रेमवर्क की अवधारणा किसने दी? RBI ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके तहत क्या था, इसके तहत अपन वो भी देख लेते हैं। इसके तहत क्या था, इसके तहत जिन बैंकों का NPA निरंतर बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे अगर SBI है, HDFC है, अगर इनमें से किसी का NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो ग्राहकों के हितों को सुनिश्चित करने में असफल प्रतीत हो, उनको PCA फ्रेमवर्क में डाल दिया जाता है। अगर कोई बैंक है, कोई एक्स बैंक है, उसका कंटिन्यू NPA बढ़ रहा है, ठीक है, और वो ग्राहकों को अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहा है, उनके जो हित है, उनके जो लाभ है, उनको एक अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहा है, पहुंचा पा रहा है, तो उनको क्या करेंगे, PCA के फ्रेमवर्क में डाल दिया जाएगा, मतलब उनमें सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब PCA सम्मिलित बैंक पर RBI द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। देखते हैं वो क्या है। बैंक नई बढ़ती आयोजन नहीं करेगा। अगर कोई बैंक ऑलरेडी PCA में सम्मिलित है, तो उस पर ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है, जांच कार्रवाई चल रही है, तो वो नई वैकेंसी का आयोजन नहीं करेगा। सेकंड, शाखाओं का विस्तार नहीं करेगा। जितनी ब्रांच है वर्तमान में उतनी ही कंटिन्यू रखेगा जब तक वो PCA से बाहर ना आ जाए।
इसके बाद जोखिम युक्त क्षेत्र में निवेश नहीं कर सकता। जैसे अपन ने, अगर किसी को शेयर मार्केट का पता हो तो वहाँ पे 3 कैटेगरीज होती है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, ठीक है। तो इसमें जो स्मॉल कैप होता है वो हमेशा एक छोटे कंपनी और होते हैं जिसमें रिस्क मैक्सिमम रहता है, ठीक है। सो ऐसी जगह वो निवेश नहीं कर सकता। इसके अलावा बड़े एवं जोखिम युक्त ऋण नहीं दे सकता। आज कोई कंपनी आई उसके पास और उसने बोल दिया 100 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं दे सकता। ये 100 करोड़ मैंने एक एग्जाम्पल का अमाउंट दिया है, वो टोटली डिपेंड करेगा बैंक का साइज क्या है। अगर बैंक की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 10,000 करोड़ है, तो वो 100 करोड़ उसके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन कोई बैंक का 1,000 करोड़ है तो 100 करोड़ मतलब उसका हो गया 10%, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में वो चीज़ें देखेगा और ध्यान से करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पहले 3 बैंक पीसीए में हैं, जो वर्तमान में 3 बैंक पीसीए में हैं। वर्तमान में 2 बैंक है, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब वर्तमान पहले की कौन कौन से थे? यूको बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गए और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये वर्तमान में इसको यूको को बाहर निकाल दिया है पीसीए से। समझ आया? ठीक है। अब ये टॉपिक यही था। कल अपन बात करेंगे बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित समितियों के बारे में। सो आज का ये टॉपिक इतना ही था। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, इशू हो, तो प्लीज़ मुझसे बात करिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इसको एक बार ध्यान से देखिए, कोई भी किंतु परंतु हो मुझसे कनेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। मैंने ये पूरा एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है अच्छे से, और इसकी अपन सीरीज़ और कंटिन्यू रखने वाले हैं आगे भी। सो मेक श्योर आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई एकदम बिना रुकावट के चलती रहे। और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा देना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।